हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 14 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये लेसन जो है ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन है हमारे एनर्जी के ऊपर में। अब एनर्जी मीन्स व्हाट, ये आप पिछले कुछ सालों से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी जो अगर एक्टिविटी हमें करना है, कोई भी वर्क अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी होती है एनर्जी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, आपको अगर यहाँ से कहीं दूसरी ओर अगर गाड़ी से अगर जाना है, व्हीकल से जाना है, तो वहाँ पर फ्यूल एज अ एनर्जी का काम करेगा। आप अगर मान के चलते हैं कि आपको अगर फूड वगैरह बनाना है, फूड कुक करना है, तो उसको पकाने के लिए आपको हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। आपके घर के सारे अप्लायंसेस, आपके इलेक्ट्रिक लाइट से लेके तो इलेक्ट्रिक पूरे अप्लायंसेस, इन सब को रन करने के लिए, इन सब की जो कैपेसिटी है वो, उन सब का जो एक हम बात करेंगे वर्किंग है, वो होने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आपने अगर नॉर्मली देखे होंगे तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स भी पढ़े हैं। अगर कोई बॉडी का मोशन हो रहा है सो इट मीन्स कि वो काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से हम पूरे तरीके से एनर्जी के साथ में घिरे हुए हैं। हमारा जो जीवन है वो बेस्ड ऑन है आपके एनर्जी के ऊपर में। और एनर्जी एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा एक हम बोल सकते हैं मटेरियल है, एक प्रकार से एक ऐसी टर्म है जिसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब उसको ना तो हम बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। एनर्जी जनरली अगर आप देखोगे तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। एनर्जी जनरली अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग टाइप्स होते हैं एनर्जी के, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, जिसमें से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, आफ्टर दैट हम बात करेंगे वहां पर अगर केमिकल एनर्जी है उसको अगर आप बर्न कर रहे हो तो आप हीट एंड लाइट एनर्जी में आप उसको कन्वर्ट करते हो, बराबर है। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक आपने देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका एग्जाम्पल, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, बराबर है। वही मैकेनिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ऐसा उसका मीनिंग है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट की जा सकती है दूसरे फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से। समझ में आ रहा? आपको अगर एक बड़ा सा आपके सामने बॉक्स है, उसको अगर वो है आपका स्टेडी पोजीशन में, और आपकी जो उस बॉक्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप अगर मूव कराते हो तो उसको अगर काइनेटिक एनर्जी में लाते हो तो उसके लिए आपको आपके पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मस्क्यूलर एनर्जी में। मतलब कि आपके पोटेंशियल एनर्जी को आपको मूव करना पड़ेगा, उसको आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। वो आप फोर्स वहां पर सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, वहां पर आप एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उस बॉक्स को। पहले पोटेंशियल में था, रेस्ट में था, तो उसको अगर आप मूवमेंट करा रहे हो उसकी, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ऐसे अलग अलग मस्क्यूलर एनर्जी हो गया। उसके बाद में अगर आप कोई चीज को लिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको मस्क्यूलर एनर्जी लगेगी, अगर अपने हाथों के मदद से अगर आप लिफ्ट कर रहे हो तो, है ना। तो इस पर से ऐसे वेरियस एग्जांपल्स है, बहुत सारे ऐसे नेचर में एग्जांपल्स है जो कि कहीं ना कहीं पे हमको वहां पे एनर्जी से रिलेट कराते हैं। एनर्जी क्या होती है ये आपने पहले से आप पढ़ते आए हो, और एक बार आज हमने समझ लिए उसको, है ना। कोई भी वर्क परफॉर्म करना है, कोई भी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। लेकिन एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो हम तैयार कर सकते हैं जनरली अपने हाथों से, और ना ही
डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको बस कन्वर्ट कर सकते एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। समझ में आ रहा? जैसा अगर मैं अभी आपके सामने बोल भी रहा हूँ तो मेरी जो बोलने की एनर्जी है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना, जो मेरे अंदर में अभी फिलहाल में थी एज अ पोटेंशियल, उसको जब मैं बोलने के सहारे मैं अपने बॉडी के एनर्जी को यूज कर रहा हूँ वहाँ पे अपने टॉकिंग के लिए, आपको समझाने के लिए, है ना। ऐसे ही अगर आप खेलने जाते हो कहीं पे तो आप वहाँ पर अपनी एनर्जी अप्लाई करते हो खेलने के लिए, बराबर। तो ऐसे वेरियस काइंड्स में अलग अलग प्रकार से आप अपने एनर्जी को यूज करते हो फॉर योर पर्पस, योर वर्क पर्पस, आपके काम के हिसाब से आप अपने एनर्जी को या अलग अलग टाइप के एनर्जी को, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हो। समझ में आ रहा? हाँ। अब एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी के होते हैं दोस्तों दो प्रकार बेसिकली देखा जाए तो, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जैसे बहुत से ऐसे नेचुरल गैसेस या फिर नेचुरल जितनी भी चीजें हैं, उसके बाद में आपके आपका कोल, है ना, आपके फॉसिल फ्यूल्स जो कि अर्थ से निकाले जाते हैं माइनिंग के थ्रू, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो फॉर्म्स है, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। मतलब यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगी वो नॉन रिन्यूएबल रहेगी। मतलब अगर हम दिन ब दिन यूज करते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड के बाद में वो एनर्जी क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी और उसको फिर हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते, मतलब कि उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरे फॉर्म के साथ में। वो एक दफा खत्म हो गई कि उसके बाद में बहुत लंबे समय तक के उसको तैयार किया नहीं जा सकता। हम बात करेंगे मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद में उसमें फिर डबल से उसका मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू होता है, बट वो नेचुरली होता है। जैसे अभी आप अगर बात करोगे कोयले की, तो जैसे अभी जो माइनिंग से, वो जिस माइन से वो कोयला खत्म हो गया, वहां पर वो डबल से प्रोड्यूस नहीं होता उस पर्टिकुलर जगह पे, फिर उसको भी बहुत से साल लगते हैं उसको उस फॉसिल को तैयार होने में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपके जो कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि तैयार नहीं कर सकते हम बार बार, उसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल। एक बार अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरे एनर्जी के साथ में, उसे बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब उसी के अपोजिट है बिल्कुल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते टाइम टू टाइम, जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते, और वो अगर एग्जॉस्ट हो भी गई तो वो फिर से हम उसको तैयार कर सकते, मतलब कि वो इनएग्जॉस्टिबल रहती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड रेगुलरली एंड विच इज इनएग्जॉस्टिबल, जो कि खत्म नहीं हो सकती, कभी वैनिश नहीं हो सकती, उसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे जैसे कि वुड से मिलने वाली, आफ्टर दैट हम अगर वाटर से अगर तैयार कर रहे हैं एनर्जी को, है ना, तो ये सारी चीजें जो है, विंड एनर्जी हो गई, ये जो सारा है ये सब क्या है आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और भी हम टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे, लेकिन ये सब बेसिक टाइप्स है जो आपने पढ़े हैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए। समझ में आ रहा? जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, उसको कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। उसका दूसरा नाम है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो वो बार बार उसको हम तैयार नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब कि वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये लिमिटेड रहते हैं नेचर में, इसीलिए इनको एग्जॉस्टिबल भी बोला जाता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा? एग्जॉस्टिबल भी बोला जाएगा। समझ में आ रहा? और जनरली जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये निकलती है आपके अर्थ क्रस्ट में से, अर्थ के अंदर से ज्यादातर हम उसको पा लेते हैं। समझ में आ रहा? मोस्ट ऑफ द ज्यादातर जो न्यूक्लियर है लाइक यूरेनियम वगैरह है, ये कैसा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, मतलब ये बार बार और ज्यादा क्वांटिटी में हमें मिलता नहीं है अर्थ से, बहुत ही कम मात्रा में रहता है, वो लिमिटेशंस में रहता है, इसलिए उनको भी सोच समझ के यूज करना पड़ता है। यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह में यूज होता है, जो कि न्यूक्लियर
न्यूक्लियर जो भी जितने भी मटेरियल रहेंगे उनमें ज़्यादातर यूज होता है, काफ़ी डेंजरस भी होता है वो, समझ में आ रहा ये सब। वही अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की अगर बात करते हैं तो आज से अगर जैसे हम बात करते हैं वुड की, लकड़े की, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको आज से 10 साल बाद और नया लकड़ा हम यूज कर सकते हैं, बार बार वहाँ से एनर्जी बना सकते हैं, है ना, हीट एनर्जी तैयार कर सकते हैं, लाइट एनर्जी तैयार कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तैयार कर सकते हैं उसके लिए, बराबर है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो कन्वेंशनल रहते हैं, और वही अगर हम बात करेंगे उसी के अपोजिट नॉन रिन्यूएबल रहते हैं कन्वेंशनल, मैंने थोड़ा गलती से रिन्यूएबल बोल दिया था, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज रहते हैं कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेज रहते हैं नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो उसी को मैंने अभी आपको लिख कर भी दिया हो, तो चलो पहले उसको एक एक करके समझ लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेंगी, अच्छे सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी है, तो उसके लिए जनरली मैंने एक पॉइंट आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही मैंने उसको कवर किया है। यहाँ पे देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो हम एनर्जी को कभी तैयार कर सकते हैं और ना ही उसको कभी खत्म कर सकते हैं। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग प्रकार से एनर्जी हमको मिलती है, एंड वन फॉर्म इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। ये जो लेसन है बेटा आपका, ये पूरा थ्योरी बेस्ड लेसन है, आपको यहाँ पर थ्योरी बहुत सी पढ़नी है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन और थोड़ा आपका उसमें लिंकिंग भी लगने होना अच्छे से, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखो, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, समझ में आ रहा है एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो। उसके बाद में अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो वहां पर हमने जैसे देखे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद में हमने बोला है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद में अब ये जो नॉन रिन्यूएबल है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द एनर्जी व्हिच कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एग्जॉस्टेड आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसे एनर्जी, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, मतलब कि वो काफी जल्दी से रिप्लेस्ड नहीं हो सकती है जब वो क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब काफी लंबे समय तक के यूज करने के बाद में उस एक प्रकार के एनर्जी को बाद में हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाते, अगर एक बार वो खत्म हो जाती है तो उसे बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, गॉट इट। उसके बाद में नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज आल्सो नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी को क्या नाम दिया जाता है, दूसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस रहते एनर्जी के, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स रहते हैं जिसको हम स्रोत कहते हैं, जहां से हमें एनर्जी सप्लाई होती है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है, उसको सोर्स कहा जाता है, जहां से हम एनर्जी को बना सकते हैं, बटोर सकते हैं उसको, ठीक है। सो वो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो काफी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में। नेचर में क्या है, वो काफी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण से वो जो है वो अगर एक बार अगर खत्म हो गए, एक बार अगर वो वैनिश आउट हो गए, तो उसके बाद में वो बाद में हमें मिल नहीं सकते, इसीलिए उन्हें बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ में बोला जाता है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल ये वर्ड का मीनिंग होता है कि वो एक बार वैनिश हो गया, खत्म हो गया, तो बाद में मिलेगा नहीं, ऐसा एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। फिर सेकंड थिंग हम देखते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सेकंड जो चीज है वो हम स्टडी करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि दूसरा टाइप प्रकार है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो। देखते हैं क्या बोला, एनर्जी व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, ऐसी एनर्जी जो ज्यादातर प्रोड्यूस होती है कंटिन्यूअसली, जिसको हम बार बार नंबर ऑफ टाइम क्या कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते। द एनर्जी व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मीनिंग दे कैन नॉट वैनिश, वो कभी वैनिश नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है, कैन नॉट बी वैनिश, समझ में आ रहा, कभी खत्म ना होने वाला। इनएग्जॉस्टिबल का मीनिंग कभी खत्म ना होने वाला, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में रिन्यूएबल सोर्स
कन्वेंशनल, लाइक अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो जो समंदर से पाए जाने वाली एनर्जी है लाइक टाइडल एनर्जी, उसके बाद में सी वेव एनर्जी, आफ्टर दैट मैं बात करूंगा जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद में हम बात करेंगे विंड एनर्जी की, है ना, हाइड्रो एनर्जी जो वाटर से तैयार होती है। ये सब कैसी एनर्जी के टाइप्स है? ये सब है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स। ये कौन से एनर्जी के टाइप्स है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स है। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका कवर होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। मतलब कि देखो, अभी आपको अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है या कोई भी काम करते रहना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की। तो कोई भी टाइप की एनर्जी फिर कैसे भी इसमें मिले, कोई भी सोर्स से मिले तो काम बनेगा क्या अपना? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके लिए हमें क्या लगेगा? उसके लिए हमें एक अच्छा और एक बेटर सोर्स यूज करना पड़ेगा एनर्जी का, बराबर है। तो उस बेटर सोर्स को यूज करने के लिए एक काफी अच्छे और महत्वपूर्ण सोर्स को यूज करने के लिए, इंपॉर्टेंट सोर्स को यूज करने के लिए हमें उनके सोर्सेस ऑफ एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगा। मतलब जिस पर्टिकुलर टाइप की हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके कुछ ना कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, है ना, ताकि वो हमको कम रेंज में इकोनॉमिकली हमारे लिए अवेलेबल हो और पर यूनिट वॉल्यूम या मास में ज़्यादा काम कर जाए वो अपना। उसके बाद में वो अपना जो है उसका जो इजी हो और सेफ हो हमारे यूज के लिए, वो पोल्यूशन कॉज ना करे। ऐसी बहुत सारी बातें गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए हमें देखी जाती है। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है भैया कि कोई भी वर्क करने के लिए वी नीड टू बी एनर्जी। हमें किसकी जरूरत रहेगी? एनर्जी की जरूरत रहेगी। और वो जो एनर्जी जो सोर्स प्रोवाइड करेगा और जो एनर्जी हमें लग रही है फॉर टू डू वर्क करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, फॉर डूइंग द वर्क हमें जो एनर्जी लग रही है वो जिस सोर्स से हमें प्रोवाइड की जाएगी उसे कहा जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी। उसे क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। द सोर्स फ्रॉम विच वी गेट द एनर्जी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। है ना, सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हो। द सोर्सेस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी टू डू वर्क और टू डू सम एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? देखो, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है, कुछ उसकी क्वालिटीज देखना है। इट मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक होता है क्वालिटीज का, नहीं उसके फीचर्स हम बोल सकते हैं। देखो, पहला फीचर क्या होना चाहिए? द एनर्जी विच वुड डू द लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। देखो, ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट, जो एनर्जी होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क और जो है उसने काम करने होना, ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क उसने डन करने होना एक पर्टिकुलर मास के लिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद में द एनर्जी इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। चीप का मीनिंग है सस्ता, इकोनॉमिकली वो ज्यादा महंगा ना हो, वो जो सोर्स है उसमें हमें ज्यादा खर्चा ना आए। उसके बाद में विच इज इजीली अवेलेबल, और वो आसानी से हमारे लिए अवेलेबल भी हो सके। मतलब कि हम उसको यूज करते वक्त हमें उसकी कुछ भी कमी महसूस ना हो, है ना। उसका मतलब जो स्टॉक है, एनर्जी का स्टॉक भरपूर रहने होना, कोई भी समय पे हमें मिलने होना। उसके बाद में द एनर्जी विच इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। जो एनर्जी की तीसरी क्वालिटी क्या होना चाहिए? कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी की, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी की, मतलब कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की तीसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कि वो आसान रहे उसको स्टोर करने के लिए, विच इज इजी टू स्टोर, है ना। उसको स्टोर करके रखने के लिए, कोई भी एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए वो आसान हो। साथ ही साथ में उसको अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए इजी। अब ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है? अब हम ट्रक में वगैरह वर्क करने लेके जाएंगे उसको, है ना। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग अब क्या है? जैसे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू द केबल्स एंड टावर्स, है ना। बड़े बड़े टावर्स रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अलग अलग पावर प्लांट के। समझ में आ रहा है? तो वो सप्लाई चेन करते हैं किसकी? एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, थ्रू द होम, अपने घरों तक के, फिर वहां से एक गांव से दूसरे गांव तक के। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट उसका आसान हो जाए, ज्यादा तकलीफ ना हो उसमें, ठीक है। विच इज सेफ टू हैंडल, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अपने लाइफ को अगर कोई एनर्जी का यूज कर रहा है तो हमारे
बहुत सारा स्मोक जो पोल्यूशन है वो कॉज होता है। तो हमें ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज करना है या फिर ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा रहेगा जो कम पोल्यूशन कॉज करे, जो बिल्कुल भी ज़्यादा अमाउंट पर पोल्यूशन कॉज नहीं करता हो। तो ऐसे कुछ आपको पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स, जब आप एनर्जी को यूज करोगे, एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करोगे। अभी जैसा अगर आप देखते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, उसके बाद में पेट्रोल डीजल, ये फ्यूल के तरह पे यूज करते हैं हम व्हीकल्स को चलाने के लिए। अभी इलेक्ट्रिकल कार्स वगैरह आ रही है, हमारी ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर में चल रही है। आफ्टर दैट हम अगर बात करेंगे आपके सोलर पैनल्स की, है ना, ये सब है अपने पास में, ये सारे सोर्सेस हैं। अब इन्हीं सभी सोर्सेस को हमको एक एक करके इस लेसन में पढ़ना है। थोड़ा सा ये क्या है ना कि थोड़ा थ्योरी बेस्ड लेसन है अगर मैं बात करूँगा तो थ्योरी बेस्ड है, तो इसका थोड़ा सा आपका रीडिंग की जो क्वालिटीज है, जो उसका कौशल्य आप में रहना चाहिए वो अच्छा रहना चाहिए, तो उस पर भी आपने काम करना है। ठीक है, चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं अबाउट फ्यूल्स, मतलब कि जो आपने गुड सोर्स ऑफ एनर्जी देखे, अब उसमें हमारी शुरुआत हो जाती है जहां पर हम देखेंगे अभी फ्यूल्स के बारे में कि क्यों जरूरी है फ्यूल्स, एक्चुअली होते क्या है फ्यूल्स। देखो, द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, मतलब कि ऐसे मटेरियल जो एक्चुअली में क्या होते हैं, बर्न होते हैं। बर्न होने का मीनिंग आपको अभी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, जलना, मतलब किसी मटेरियल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर में बर्न होना, टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बोला जाता है फ्यूल्स। उनको क्या बोला जाता है, एक प्रकार से फ्यूल। आपको अगर एक वर्ड अगर आपने कभी सुने होंगे हिंदी में तो वो था ईंधन। ईंधन ये जो मीनिंग है वही है एक्चुअली में फ्यूल्स का। जैसा आपको कोई भी अगर सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हीट एनर्जी का तैयार करना है तो उसके लिए आपको क्या लगता है, ईंधन, आपके फ्यूल्स लगते हैं आपको। ठीक है, उसके अगर एग्जांपल देखेंगे हम तो वुड, कोल, कोयला, उसके बाद में एलपीजी गैस जो आप अपने होम में बहुत ज़्यादा पैमाने में यूज करते हो और आपको उसके बारे में पता भी है। उसके बाद में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब भी एज अ फ्यूल के तरह काम करते हैं। इन सबको हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है, ताकि फिर ये हीट एनर्जी को ही कन्वर्ट कर सके किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। समझ में आ रहा है, हाँ। लेकिन सबसे मेन एम क्या रहता है हमारा फ्यूल का, कि फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं किसमें, हीट एनर्जी में, तो फिर उसको बोला एक ऐसे मटेरियल जिसको हम बर्न करते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जब हम कुछ मटेरियल्स लाइक वुड, कोल, एलपीजी, उसके बाद में हम बात करेंगे डीजल, पेट्रोल और केरोसिन की, तो इनको हम बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बोला जाता है फ्यूल्स। जैसे आप अगर एलपीजी गैस को हीट करोगे, एलपीजी गैस को अगर आप बर्न करोगे तो वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो आपका खाना पक जाता है। वैसे ही अगर आप कोल को बर्न कर रहे हैं तो वहां पर भी आप अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी तैयार कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में वुड को भी सेम वही आप बर्निंग कर सकते हो, तो वहां से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लाइट एनर्जी आप बना सकते हो उससे। समझ में आ रहा है। आफ्टर दैट आपका जो स्टोव वगैरह होता है उसमें आप केरोसिन डाल के वहां पर भी आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक फ्लेम वगैरह तैयार कर सकते हो, है ना। तो ये सारे यूज होते हैं। पेट्रोल डीजल का यूज तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से किया जाता है, तो ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है एज अ फ्यूल। ये सब क्या है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। अब फ्यूल्स, एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से पहले हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रहने होना। एक है कैलोरीफिक वैल्यू और एक है इग्निशन टेम्परेचर। ऐसे दो टर्म्स हमारे माइंड में फिट रहने होना, तब जाके हम एक अच्छा गुड फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, मतलब इन सबका, ये सब मैंने कुछ एग्जांपल दिया, इनके और भी एग्जांपल रह सकते हैं, ठीक है। तो इन सबका जो आपका क्या
कैलोरीफिक वैल्यू है, इसमें हाइड्रोजन वगैरह भी आ जाता है। ये जो है ना आपकी फ्यूल्स में हाइड्रोजन, आपका मीथेन गैस, जो आपने पिछले लेसन में मतलब कि कार्बन कंपाउंड में काफी अच्छे से पढ़े थे। आपका जो साइंस का सिलेबस है, फोर्थ जो लेसन है आपकी साइंस के सिलेबस में, वहां पर आपको मीथेन गैस का बहुत अच्छा खासा यूज है। बायोगैस में जो यूज होता है ना, वो सब उनके लिए आपको क्या लगते हैं, फ्यूल्स लगते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में भी फ्यूल होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी एज अ फ्यूल वो यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगी। ये जो कैलोरी ये जो वर्ड है ना, ये जनरली रिलेट करता है हीट से। अगर सही मामले में देखेंगे तो कैलोरी ये जो वैल्यू है ये जनरली रिलेट करता है हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट वहां पर प्रोड्यूस होती है। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ, ये बहुत मेन है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, मतलब 1 ग्राम फ्यूल को, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए, बर्न करने पे जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होंगी। अगर मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूं कि अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर बर्न कर रहा हूं तो वहां पर मुझे 150 किलो जूल ग्राम क्या मिल रहा है, 150 किलो जूल ग्राम क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। तो ये रहेगा उसका 150 किलो जूल नहीं, कुछ ज्यादा ही 1000 वगैरह या 3100 ऐसा, 3100 जूल पर ग्राम और किलो जूल पर ग्राम, इतना अगर मुझे हीट अगर वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है 1 ग्राम कार्बन अगर बर्न करने पे, तो उसे कहा जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू। एक्चुअली में इतना ऐसा होता नहीं, लेकिन मैंने ये एग्जांपल के तौर पे आपको सपोज करके समझाया, समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब कि 1 ग्राम फ्यूल बर्न करने पे जितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होंगी, क्या बोल रहे हैं हम, अगर 1 ग्राम ऑफ फ्यूल अगर कंप्लीटली बर्न हो जाता है, ऐसे 1 ग्राम क्यों सबसे लोवेस्ट है था 1 ग्राम, उसके बाद में वो बढ़ते बढ़ते जाता, तो अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होंगी, इंक्रीज होते जाएंगी। तो 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट, जितना अमाउंट बर्न करने के लिए नहीं, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न करने पे जितना अमाउंट ऑफ हीट वहां पे प्रोड्यूस होगा उस मटेरियल से, उसे बोला जाएगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। उसे क्या बोला जाएगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आया? कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। लाइक उसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो जनरली जूल पर ग्राम रहता, लेकिन जूल्स में जो एनर्जी है वो काफी कम रहती है, मतलब कि लो यूनिट है, वो स्मॉल यूनिट है। इसीलिए हम कॉमनली कैलोरीफिक वैल्यू के लिए, हीट के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू के लिए मतलब कि हीट के लिए किलो जूल पर ग्राम यूज करते हैं, किलो जूल पर ग्राम यूज करते हैं एज अ कॉमन यूनिट। समझ में आ रहा है? ये होता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। जनरली अगर मैं बात करूंगा बर्निंग ऑफ कार्बन की, अगर मैं बात करूंगा बर्निंग ऑफ कार्बन की, तो बर्निंग ऑफ कार्बन में लाइक चारकोल की अगर मैं बात कर रहा हूं, चारकोल अगर आपका फ्यूल है, चारकोल अगर आपका फ्यूल है, तो जब 1 ग्राम ऑफ चारकोल, जब 1 ग्राम ऑफ चारकोल अगर बर्न होगा, जब 1 ग्राम ऑफ चारकोल आपका बर्न होता है, सो इट प्रोड्यूसेस 3300 जूल पर ग्राम हीट। वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस 3300 जूल पर ग्राम हीट, मतलब कि वो 3300 मतलब कि 3300 जूल पर ग्राम हीट प्रोड्यूस करता है 1 ग्राम ऑफ चारकोल मतलब कि कार्बन। समझ में आया? तो ये हो जाएगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या हो जाएगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आ रहा? ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आ रहा? ऐसा उसका
वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने के लिए, मतलब कि उस मटेरियल को बर्न होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की भी नीड होती है। जैसा अगर कोई मटेरियल को जला रहे हो, जैसा आप अगर कोई कागज को जला रहे हो तो उसके लिए आप मैच स्टिक्स का यूज करोगे, मैच स्टिक यूज करोगे, माचिस की लकड़ी, है ना। तो उस माचिस की लकड़ी से आप क्या कर रहे हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उसको अप्लाई कर रहे हैं, रब करके, बराबर है। रब करने में जो टेम्परेचर उसमें अप्लाई हो गया, उसकी वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो मैच स्टिक भी क्या हो गई, वो जल बैठी, और उससे आपने फिर किसको जला दिए, कागज को। इस प्रकार से वो जो मिनिमम टेम्परेचर लगता है, वो जो मिनिमम टेम्परेचर लगता है जिससे कि जो फ्यूल है, आपका जो भी ईंधन है, वो क्या हो जाए, हीट हो जाए, और वो स्टार्ट करे बर्निंग करना, और वो स्टार्ट करे बर्निंग करना, तो उसे बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। जैसा जो वेट सब्सटेंसेस है, गीले सब्सटेंसेस है, उनका इग्निशन टेम्परेचर काफी हाई रहता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से हीट अप नहीं हो पाते, इस वजह से वो उनका जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, और वो फिर बर्न भी नहीं होते। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब इग्निशन टेम्परेचर किसे कहा जाएगा, देखो फिर द मिनिमम टेम्परेचर, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड, एक ऐसा कम टेम्परेचर जिसपे आप एक फ्यूल को क्या कर सक रहे हो, हीट कर सक रहे हो, उसको हीट कर सक रहे हो, सो दैट इट में कैच फायर, वो क्या करे, आग लगना उसमें शुरू हो जाए, वो जलना शुरू हो जाए, है ना। इट में कैच फायर, वो फायर कैच करके वहां पे बर्निंग क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। उसे क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर इन टू विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो आपका फ्यूल है वो हीट होके फायर कैच करता हो, उस टेम्परेचर पे और वहां पे बर्निंग स्टार्ट होती है, उसे बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। और अगर हम बात करेंगे बहुत से फ्यूल्स की, जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, आप अगर अपने घर में यूज किए जाने वाले सादे सिंपल आपके एलपीजी गैस की अगर बात करोगे, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर रहता वो काफी कम रहता, लो रहता। इसीलिए जैसे ही आप गैस शुरू कर देते हो, उसका पावर बटन ऑन कर देते हो, तो आपने अगर मैच स्टिक या फिर लाइटर जो है उसका, अगर आप लाइटर स्पार्क का अगर आप यूज करते हो, तो अपने आप वहां पे काफी कम टेम्परेचर में, काफी कम समय पे वो बर्न होना चालू हो जाता है, वो फ्लेम के रूप में, बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से वो फास्ट बर्निंग होता है। मतलब कि अगर कोई अच्छा फ्यूल है तो उसका टेम्परेचर कम रहना चाहिए, ना कि ज्यादा रहना चाहिए। अगर ज्यादा रहेगा तो जल्दी से बर्न नहीं होगा, बर्न नहीं होगा तो ज्यादा हीट लगेगी, ज्यादा हीट लगेगी मतलब वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा ना, कम ग्राम ऑफ सब्सटेंस में। तो ये सारी चीजें होती है एज अ गुड फ्यूल। समझ में आ रहा? हाँ, इसीलिए आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि इग्निशन टेम्परेचर और कैलोरीफिक वैल्यू, ऐसी दोनों चीजें, कौन सी, इग्निशन टेम्परेचर और कैलोरीफिक वैल्यू, ये दोनों भी समझना काफी जरूरी था, जो कि मैं समझता हूँ अभी आप लोगों को समझ में आ गया। कैसा है कि ये लेसन थोड़ा सा हम देखेंगे तो ऐसा आपको थ्योरी बेस्ड लगेगा, लेकिन मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको अभी इमेजिन करो, अरे पेट्रोल वगैरह जो है तो उसको भी ऐसा ही इग्निशन टेम्परेचर लगता है, जो इग्नाइट करता है पेट्रोल को जलने के लिए, बराबर है, तब जाके वो फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलो ये हो गई दो टर्म्स। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, मतलब कि एक अच्छा फ्यूल बन रहने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसके। देखो, सबसे पहली चीज, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे बड़ी बात, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना। क्यों हाई कैलोरीफिक वैल्यू? क्योंकि क्या बोला गया है कैलोरीफिक वैल्यू के डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब एक ग्राम ऑफ फ्यूल में जितनी अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होंगी उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। अगर हमने ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल लिए तो उसकी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहेंगी, और अगर कोई सब्सटेंस है या कोई मटेरियल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो वो लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। और वही अगर हम
तो वो क्या करेगा, मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा मतलब कि हमारा हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम यूज भी ज़्यादा पैमाने में कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिंक रहती है दोस्तों, समझ में आ रहा है। इसीलिए कोई भी एक अच्छे फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई रहना चाहिए, बड़ी रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस। जो फ्यूल है आपका वो ऐसा बर्न होना चाहिए कि ना तो वो कोई पोल्यूशन कॉज करे, मतलब कि वो कोई स्मोक ना, कोई विदाउट स्मोक वो जले, उसके बाद में हार्मफुल गैसेस भी उसमें से रिलीज ना हो। और ऐसे बहुत से कम ऐसे सोर्सेस है जहां पे आपको देखने मिलता है कि है, ऐसा नहीं कि नहीं है हमारे नेचर में, लेकिन वो थोड़ा सा चीप रेट में नहीं मिलते, उनकी जो कॉस्ट है वो हमें बहुत महंगी जाती है, बहुत सारी वहाँ पर खर्चा आता है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट अगर अपने बेसिस पे करने जाता है तो इस वजह से उसको हम अप्लाई करने में अभी धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक अच्छे फ्यूल की, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक यही होना चाहिए दोस्तों कि वो कम पोल्यूशन कॉज करे। आप देखते हो पेट्रोल डीजल, तो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में आपको ये देखने मिलता है कि पोल्यूशन बहुत कॉज हुआ है ना। जो स्मॉग है वो इंडस्ट्रीज में से बहुत निकलते जाता है। इसका मीनिंग ये है कि जब वो फ्यूल्स बर्न होते हैं, जब वो मटेरियल बर्न होता है, तो वहाँ पे स्मोक वगैरह जो है वो बहुत प्रोड्यूस होता है। आप सादे से एक लकड़े को भी जलाओ ना, या फिर कोयले को जलाओ, देखो वहाँ से कैसा ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, या फिर ग्रेइश व्हाइटिश कलर का धुआं निकलता है जब आप कोल को बर्न करते हो, बराबर है। प्लास्टिक को भी आप बर्न करते हो तो वहाँ पर हीट तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन वहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक, हार्मफुल गैसेस निकलती है कभी कभार, तो समझ में आ रहा है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि ये जो आपका सराउंडिंग है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये भी क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी पैमाने में खराब नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। एक अच्छे फ्यूल की खासियत ये होती है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होने का मीनिंग क्या है कि वो कम टेम्परेचर पे जल्दी से इग्नाइट हो जाए, मतलब जल्दी से बर्न करना शुरू कर दे, ताकि उसको हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ज़्यादा उसको हीट प्रोड्यूस भी नहीं करने लगेगी, प्रोवाइड भी करने लगेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर ज़्यादा टेम्परेचर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गीला सब्सटेंस है तो उसको नहीं क्या बर्न करने में आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, सबसे पहले उसको गर्म करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता, उसके बाद में वो बर्न होना शुरू होता है ना। आप एक तरफ नहीं क्या सूखी लकड़ी लो, एक तरफ गीली लकड़ी लो, और दोनों को बर्न करने की कोशिश करो, देखो कि कौन सा मटेरियल जल्दी बर्न होता। तो आपको देखने मिलेगा कि जो ड्राई वुड है वो जल्दी बर्न होगा एज कम्पेयर टू वेट वुड, है ना। ठीक है, उसके बाद में ये था आपका इग्निशन टेम्परेचर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर द एग्जाम पर्पज और आपके नॉलेज के लिए। उसके बाद में इट शुड बी चीप, मीनिंग क्लियर है, सस्ता होना चाहिए थोड़ा सा। कोई भी चीज़ जो है वो अगर इकोनॉमिकली अगर हमारे लिए बेटर है, इकोनॉमिकली हम उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, हर कोई इंसान उसको ले पाएगा या हर कोई इंसान उसको यूज कर पाएगा। अगर वो अगर इकोनॉमिकली अगर हाई है, इकोनॉमिकली अगर वो अगर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, वहाँ पे रुकावट आ जाती है। ठीक है, इसीलिए एक अच्छा फ्यूल क्या होना चाहिए, चीप, मतलब कि सस्ता। आज आप देख रहे होंगे दिन ब दिन जो पेट्रोल डीजल है वो महंगा होता जा रहा है। आप अपने बात करोगे एलपीजी गैस सिलेंडर्स की, तो वो भी अपने आप महंगे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अभी चीप नहीं है, मतलब दिन ब दिन उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। समझ में आ रहा है? आगे में एंड इजीली अवेलेबल, और भैया वो कहीं पे भी अवेलेबल होनी चाहिए। समझ में आ रहा? चल, उसके बाद में इट बर्न विथ स्मूथली, मतलब क्यों नहीं, क्या काफी स्मूथली, मतलब काफी अच्छे तरीके से बर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं होने होना कि थोड़े समय के लिए बर्न हो रहा, उसके बाद में रुक जा रहा और फिर उसको इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ रहा, ऐसा नहीं। अगर एक बार उसको इग्निशन टेम्परेचर दे दे तो वो कंप्लीटली बर्न होने तक के, वो कंप्लीटली बर्न होने तक के, या फिर जब तक के हम ना चाहे तब तक के उसका बर्निंग, उसका हीट प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो रुकने नहीं होना। उस फ्यूल का हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो, उसमें कुछ कमी नहीं आना चाहिए। अगर उसमें कमी आती है, अगर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम
मतलब कि वो हम एज अ गुड फ्यूल उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो अपने आप एक खराब कैटेगरी में आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये तो अपने मेन पॉइंट हो गए। और अगर हम जनरल पॉइंट्स की बात करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो गुड फ्यूल है वो डेंजरस भी ना हो, यूज करते वक्त वो किसी को हार्म ना पहुंचाए, या हमारे लिए वो सेफ रहे। हम जब उसको यूज कर रहे तो हमारे बॉडी पे उसका कुछ असर ना हो, ये भी सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है ना। बहुत सारी चीजें होती है। आप एलपीजी गैस को एकाधी अगर बंद कमरे में रखो और आप खुद भी वहां पर रहो और उसको जाने को जगह मत दो, उस गैस को पास होने को एयर में, देखना आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पर वो असर करेगा, मतलब वो अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी खराब कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी आपने सुने होंगे कि स्मोक के वजह से, धुएं के वजह से, कभी कभी अगर आग लग जाती है तो धुएं के वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे लंग्स वगैरह और हम बराबर से रेस्पायर नहीं कर पाते, मतलब कि हमारे लिए वो सेफ भी होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों, तब जाके हम बोलेंगे कि एक अच्छा फ्यूल हमारे कंसिस्टेंट यूज के लिए काम का है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये था आपका आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मुझे दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में 243 पेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं वहां पर, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, वो भी देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी हम देखते हैं आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो उसके लिए मैंने जस्ट बिफोर दैट आपको ऐसे ही कुछ पॉइंट लिखा है जहां पर गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए वो मैंने बताया था, है ना। वो इजीली अवेलेबल हो, वो चीप रेट में हो, उसके बाद में उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए, वो सेफ रहे हमारे लिए, यूज करते वक्त सेफ रहे ना, वो कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करे, ये सारी चीजें उसमें होती है। ठीक है, तो वो आपने उसको मेंशन कर देना है और अपने नोट्स में वो क्वेश्चन को भी नोट डाउन करना है। आपको देखो प्रिपरेशन करते वक्त इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उन सबको भी प्रिपेयर करो। और वर्ड टू वर्ड वहाँ पर अगर एमसीक्यूज बनते हैं, जैसा अगर हम बात करेंगे लेसन में, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर एमसीक्यूज भी निकल के आते हैं, तो एमसीक्यूज वगैरह या फिल इन द ब्लैंक है, मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक, उनको प्रिपेयर करते चलो। समझ में आ रहा? अपने बेसिस पे, खुद के बेसिस पे। और यही समय है आपका मेहनत करने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसके बाद में अगर आप जाओगे तो फिर वो समय हाथ से निकल जाएगा और फिर आपको प्रिपेयर करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। प्रिपेयर कर लोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट बनाने जाओगे तो समय नहीं रहेगा प्रिपेयर करने के लिए, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, चलो वो आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का व्हाट इज अ गुड फ्यूल, आपके सामने है जी पूरा आंसर, समझ में आ रहा है? ये पूरे पॉइंट आप लिख दोगे उसमें अच्छे फ्यूल होने के पीछे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग है। इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, अगर कोई सोर्स अगर यूज कर रहे हैं अपने फूड को पकाने के लिए, घर के खाने को पकाने के लिए, देन विच वन वुड यू यूज एंड व्हाई, तो आप कौन सा ऐसा सोर्स है वो यूज करना चाहोगे और क्यों। आपके पास में चॉइस है एलपीजी गैस सिलेंडर की, एलपीजी गैस की, आपके पास में चॉइस है वुड की, आपके पास में चॉइस है कोल की। ठीक है, इसमें से कौन सा करूंगा, तो आपने वहां पे करना है एलपीजी गैस, एलपीजी। क्यों? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कोल और वुड की, तो वो हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस करते ही है, लेकिन उनकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी कम रहती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू चलो ठीक है, कम है तो है, कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो है, लेकिन उनका जो बर्निंग होने पे स्मोक है, जो धुआं वगैरह है, जो पोल्यूशन कॉज करता, वो ज़्यादा होता है, वो डेंजरस होता है। और वो स्मूथली बर्न करने के साथ साथ कभी कभार बुझ भी जाते हैं, मतलब कि वो प्रॉपरली स्मूथली बर्न नहीं होते कभी कभार, अगर उसका प्रॉपर अगर वो इग्निशन टेम्परेचर नहीं रहा तो इस वजह से ये जो है सोर्सेस ये हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे लिए बेटर सोर्स है किसका? एलपीजी गैस का। सबसे पहला पॉइंट है एलपीजी का कि एलपीजी गैस में उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है,
ज़्यादा होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। उसके बाद में इट प्रोड्यूस मोर हीट, अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है सो इट प्रोड्यूस मोर हीट, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में वो कोई डज नॉट कॉज एनी एयर पोल्यूशन, डू नॉट कॉज एनी एयर पोल्यूशन। समझ में आ रहा? कोई पॉइजनस गैस भी वो रिलीज नहीं करती है। पॉइजनस गैस भी वो रिलीज नहीं करती है। समझ में आ रहा है? तो इन सारे चीजों की वजह से हम अपने कुकिंग के पर्पस के लिए किसका यूज करते हैं? एलपीजी गैस का। और क्यों? तो ये सारे उसके पीछे के रीजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये आपका कवर हो गया ये लेसन का। आगे चल के हम देखेंगे अबाउट कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस मींस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें आएगा आपका फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। ठीक है, देखते हैं आगे चल के कल के क्लास में हम मिलेंगे तो वहां पर देखेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। चलो, तो उसका